नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का विषय जो है वो है इन्फ्लेशन। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो अभी इंडिया में बढ़ रही है, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस पे और चैनल पे अच्छे और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन को क्या होता है, फिर उसके कारण क्या-क्या हैं जिसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके प्रभाव क्या-क्या पड़ने वाले हैं जिसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन आने से क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे आम जीवन में, और उसको फिर हम सेक्टर बेस पे उसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे। और जब महँगाई बढ़ती है, तो आरबीआई का क्या रिस्पॉन्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और फ्यूचर में क्या होगा उस चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो ये सारे आज का जो टॉपिक है मैंने ये सारे 6 अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, ताकि हम इसके ऊपर एक अच्छे से समझ पाएँ कि पहले महँगाई होती क्या है, महँगाई के कारण क्या-क्या हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारे डे टू डे जीवन को, और इसके ऊपर आरबीआई क्या करता है जिससे महँगाई को कम किया जा सके। तो चलिए दोस्तों आगे इसमें बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली क्या है डेफिनिशन महँगाई का, और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन मतलब खुदरा महँगाई, तो अगर हम इसकी बात करें तो वो बेसिकली कुछ भी ऐसी चीज़ जो उपभोक्ताओं के जीवन से जुड़ी वस्तुएँ या सेवाएँ होती हैं, जिसकी कीमतों में वृद्धि होना, ये कहलाता है आपका महँगाई, खुदरा महँगाई, ठीक है? तो अगर हम इसको देखें, तो ये बेसिकली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, एक इसको नापने का एक मेथड है। इसी की इस मेथड के बेस पे इसको नापा जाता है, जिसमें हमें पता लगता है कि उपभोक्ता के लिए सामान और सेवाएँ लागत कितनी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम सीपीआई के थ्रू से इसको जानते हैं। बेसिकली अगर आप इसमें करने के लिए क्या होता है, इसमें बहुत सारे सर्वे होते हैं, सैंपल सर्वे होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के थ्रू, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और बहुत सारे ये बेसिकली इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सर्वे करते हैं। सर्वे का डेटा आने के बाद उन डेटा को रिव्यू करने से हमें पता लगता है कि भाई पूरे औसतन क्या महँगाई दर रही हर अलग-अलग सेक्टर में। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया, तो अगर ब्रिटानिया कंपनी है तो बेसिकली जब सर्वे किया जाएगा तो उस कंपनी से क्या-क्या चीज़ें चेक की जाएँगी। तो कितने ऑर्डर उनके इस क्वार्टर में कितने ऑर्डर उनको मिले हैं, क्या मार्केट से डिमांड आई है उनको, कितना रॉ मटेरियल उन्होंने जो खरीदा उसकी क्या कॉस्टिंग रही, रॉ मटेरियल बढ़ा, उनका कॉस्ट बढ़ा या घटा, मार्केट में कितना पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना डिमांड रहा। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें करने के बाद पता लगता है कि एक महँगाई दर क्या रही इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे और इस पूरे क्वार्टर के अंदर। तो जनरली हम जो आरबीआई डेटा प्रेज़ेंट करता है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे करता है, ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी के अंदर। तो अगर हम बात करें, अगर इन्फ्लेशन जिसको हम बोल रहे हैं, अगर खुदरा महँगाई बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति, जो परचेज़िंग पावर है, उत्पादन लागत, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और व्यापार के सामान्य माहौल को प्रभावित करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे अब आपको पहले भी पता होगा, एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आज से 10 साल पहले अगर आपने देखा होगा, पार्ले जी का पैकेट ₹4 का आता था, लेकिन उसमें नंबर ऑफ बिस्किट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो जिस हिसाब से महँगाई दर बढ़ती गई, पार्ले जी ने प्राइस नहीं चेंज किया काफ़ी टाइम तक, अपने बिस्किट का प्राइस वही रखा, लेकिन उसका वज़न कम किया। तो कहीं न कहीं रॉ मटीरियल, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से पार्ले को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपने प्रोडक्ट को रीसाइज़ करने में। तो उन्होंने स्मार्टली उसका प्राइस कम नहीं किया, बिकॉज़ प्राइस सेंसिटिव मार्केट है हम लोगों का इंडिया में, सबको प्राइस हम लोग देखते हैं, प्राइस देखते हुए मोस्टली लोग ये अनुमान लगाते हैं भाई महँगाई बढ़ गया। तो लोग अगर आप देखेंगे तो जो 500 ग्राम का पैकेट था अभी वो 400 का हो गया, या कुछ कंपनी स्मार्टली उसको 350 ग्राम उसी प्राइस में बेच रही हैं। तो उन्होंने वज़न कम कर दिया, ताकि बहुत सारे कंज्यूमर्स को ये पता ना लगे कि प्राइस चेंज हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें वज़न कम होने से आपका महँगाई बढ़ने की वजह से उन्होंने वज़न कम किया। तो अगर हम यहाँ बात करें तो परचेज़िंग पावर कम हो जाती है, उत्पादन लागत मतलब प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से ओवरऑल जो बिज़नेस है वो प्रभावित होता है, एंड इसके साथ-साथ ही अगर हम बात करें तो महँगाई जो है बहुत अधिक हो जाती है। इस वजह से जो आप और हम हैं, ये अपने खर्च को कम करते हैं, और निवेश को इसमें अगर देखें तो हम अपनी सेविंग जो होती है वो भी बेसिकली कम होने लगती है, और यहाँ निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मतलब यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर कोई नया बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है और आपको पता है कि कोई चीज़ पहले अगर 1 लाख में होती थी, अभी वो 5 लाख में हो रही है, तो आप वहाँ पे निवेश नहीं कर पाएँगे। तो सेम ऐसा ही होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, अगर उनको लगता है कि इकोनॉमी में स्ट्रांग नहीं है, वो पर्टिकुलर कंट्री, तो वहाँ पे वो लोग पैसा लगाने से बचते हैं। तो यहाँ निवेश के नकारात्मक रूप से प्रभाव करने का तात्पर्य ये है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो ये है कि करंट ट्रेंड इन इंडिया। तो अभी आप सभी ने देखा होगा कि हाल ही में डेटा आया है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, और इस बार जो है वो 7.4% रहा है। जो पिछले 14 महीने का अगर आप डेटा उठा के देखोगे, मंथली मंथली आज का डेटा अवेलेबल होता है, आप अगर देखोगे तो ये हाईएस्ट हो गया है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि इकोनॉमी जो है अपनी वो सुस्त और धीमी की तरफ, धीमेपन की तरफ जा रही है, बिकॉज़ डिमांड जो है वो कम हो रहा है। और डिमांड क्यों कम हो रहा है? डिमांड वो इसीलिए कम हो रहा है बिकॉज़ महँगाई बढ़ रही है। तो पहले अगर आप ₹10 में अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को खरीदते थे, आज वो ₹10 की जगह ₹11 की हो गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारा डिमांड खरीदने की शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो वही वही पॉइंट यहाँ पे बात करने की कोशिश की जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली और उनकी जीविकाओं पे गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये चीज़ है जिसमें हमने अभी कवर किया कि क्या इन्फ्लेशन होता क्या है, मतलब महँगाई जो है वो क्या है, खुदरा महँगाई, और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अभी हमारे जो आंकड़े आए हैं वो किस तरीके के हैं। तो चलिए आगे इसी के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम रीसेंट अभी जो हमारा आया है डेटा, अगर हम उसके ऊपर बात करें, तो नवंबर में जो महँगाई दर है वो 7.5% के आस-पास तक पहुँच गई है। ये पहली बार हुआ है दोस्तों। 6% से ऊपर अगर महँगाई दर पहुँच जाती है, तो वो खतरे की घंटी है, और नीचे अगर वो 2% से नीचे चली जाती है, तो वो भी अच्छा नहीं है एक चलती हुई विकासशील देश के लिए। क्योंकि 2% से नीचे जिनकी भी महँगाई दर है, वो देश बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड तरक्की भी नहीं कर पाते हैं, और जिसकी 6% से ज़्यादा है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी और आपके लिए बहुत सारी परेशानियाँ इकट्ठी हो जाएगी। तो इसी संदर्भ में आगे चलते हुए अगर आप देखेंगे, तो इस पर भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, उन्होंने अपने एक टारगेट सेट किए हैं, और उन्होंने इसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी जो है
महँगाई दर की जो अस्थिरता है, उसको कंट्रोल में करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, तो हम वो भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया नवंबर का डेटा क्या था, उसके बाद अभी हम कंपेयर करते हैं पिछले महीने से इस महीने का क्या रहा। तो पिछले कुछ महीनों की अगर आप देखेंगे तो सामान्य रही थी। बेसिकली सामान्य का मतलब ये है कि बिलो 6%। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम से ये जो महँगाई है वो अगर आप देखेंगे कई महीनों से तो वो 5 एंड हाल्फ और 6% के बीच में ट्रेंड कर रही थी। लेकिन ये जो नवंबर का डेटा आया है अभी तक में, तो ये 7.5% है और ये जो है, ये थोड़ा-सा खतरे की घंटी है बेसिकली। अब ऐसा क्या है और क्यों है, इसको समझते हैं चलिए। तो अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में महँगाई जो है वो 7.9% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 6.9। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी हम महँगाई दर को देखते हैं, हम देखते हैं कि भई जो शहरी क्षेत्र है उसमें क्या महँगाई बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या महँगाई बढ़ी है। तो अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों का 7.9% रहा और ग्रामीण क्षेत्रों का 6.9% रहा। तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में वस्तुओं की माँग क्या रही, कीमतों में क्या बदलाव आए और ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं की क्या माँग रही और क्या कीमतों में बदलाव आए। तो दोस्तों इसीलिए ये 2 चीज़ों में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीज़न समझ लेते हैं क्यों महँगाई बढ़ रही है। तो इंक्रीज़ डिमांड इन अर्बन एरियाज़, तो अगर आप देखेंगे तो शहरी इलाकों में उपभोक्ताओं की माँग अधिक है। जिससे महँगाई दर बढ़ रही है। यहाँ खाने-पीने की चीज़ों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की माँग अधिक होती है, जिसके चलते मूल्य बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन नेचुरल डिज़ास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर, दूसरा ये है कि अगर हमारा मानसून अगर अच्छे से नहीं आता है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा किसी कृषि क्षेत्र में आ जाती है, तो उस कारण से भी हमारी महँगाई बढ़ने के कारण रहते हैं और वहाँ पर कॉस्ट ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ जाता है और जो आपकी फसल है वो उस हिसाब से नहीं होती है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में फ़र्क पड़ जाता है। तो सप्लाई चेन इश्यू भी एक इसमें मेजर इम्पैक्ट करता है। अब अगर आपको पता होगा कि अगर आपने कई बार देखा होगा जिन जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं सब्जियाँ, उनकी अगर बारिश होने की वजह से सब्जियाँ नहीं होती हैं या खराब हो जाती हैं, तो अचानक से प्राइस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें खुदरा महँगाई की, तो ऑलमोस्ट 40% की जंप देखी गई है पिछले महीने से इस महीने में, जिसमें बेसिकली आपका खाद्य तेल और जो सब्जियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं जो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्राइस बढ़ा है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर आपका क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, तो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो महँगाई है, वो इसको प्रभावित करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो ऑफ कोर्स अगर इम्पैक्ट की हम बात करें तो जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, हमने आपको पहले भी बताया, कंज्यूमर का बिहेवियर फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज होता है। क्योंकि सैलरी तो बढ़ी नहीं है, सैलरी वहीं की वहीं है। तो या फिर आप शहरी क्षेत्रों में सैलरी वाले लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या तो किसान है या फिर उनका खुद का बिज़नेस है। तो किसी भी कारण में अगर महँगाई बढ़ती है तो सबसे पहले कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हम सभी लोग क्या करते हैं, अपने खर्चे कम करने पे फोकस कर देते हैं। तो वहाँ पे आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। अगर पहले आप एक आलू फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, ₹20 किलो लेते थे, तो आज की डेट में अगर वो ₹50 किलो हो जाता है, तो आप कोशिश करते हैं यार जो सब्ज़ी सस्ती है हम उस पे स्विच कर जाते हैं थोड़े टाइम के लिए और वो चीज़ खाएँगे इंस्टेड ऑफ आलू की सब्ज़ी खाना। स्पेशली जब प्याज़ और टमाटर ये सब महँगा होता है, तो बहुत घर में ऐसा होता है कि लोग उसको अवॉइड करते हैं, जो मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं। तो ये सबसे बड़ा एक है कि बिहेवियर चेंजेस, उसमें यही होता है कि आप जैसी महँगाई बढ़ती है तो उसकी खरीद की क्षमता कमी हो जाती है, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए। लोग खाली आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदते हैं और उन्हीं पर पैसा खर्च करते हैं। दूसरा चेंजिंग स्पेंडिंग ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आलू बढ़ गया है प्राइस, तो आप अगर हफ्ते में अगर 5 दिन आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो अभी सीज़नल सब्ज़ी पे स्विच हो जाते हैं। तो वही चीज़ें आवश्यकताओं की प्राथमिकता बदलने लगती है। ठीक है? महँगे उत्पादों की जगह सस्ती उत्पाद की तरफ लोग रुख करना चालू कर देते हैं, जिससे बाजार में परिवर्तन आ जाता है उसकी माँग में। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर हमने बात की। अब नेक्स्ट हमारा जो है ऑन आरबीआई क्या करता है? अगर हमारा जो महँगाई दर बढ़ जाता है, महँगाई बढ़ने लगती है, तो क्या करता है आरबीआई? उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या स्टेप्स लिए जाते हैं आरबीआई के थ्रू, जिसकी वजह से आप जो है इस महँगाई को आरबीआई कंट्रोल कर पाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ आरबीआई एक्शन, तो सबसे पहले तो ब्याज दरों को बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। तो उससे क्या होगा, जब ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो लोन का खर्च बढ़ जाता है और उससे अर्थव्यवस्था में ठहराव आ जाता है। तो आप सभी को पता होगा अगर लोन महँगा हो जाएगा तो लोग लोन नहीं लेंगे, उससे मार्केट में जो कैश फ्लो है वो कम हो जाएगा और लोग जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं वो नहीं करेंगे। तो इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ा-सा ठहराव आ जाता है और दूसरा इसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उससे व्यवसाय, उपभोक्ता दोनों पर वित्तीय दबाव बढ़ता है, ठीक है? इससे आर्थिक वृद्धि का नुकसान होता है, इससे निवेश की गति घट जाती है। तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट जो है पड़ते हैं अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं अगर अभी फॉर एग्जांपल होम होम लोन है, अगर अगर वो अभी 9% पे अगर ऐसे ही महँगाई बढ़ती है और गवर्नमेंट उसको होम लोन को 10.5% कर देती है, तो लोग नया घर खरीदने से घबराएँगे। बिकॉज़ पहले जो 1 लाख पे उनको 1000 की ईएमआई अगर देनी पड़ती थी, तो आज उसको 1200 देनी पड़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इस वजह से घर की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अगर ब्याज दरें बढ़ाता है आरबीआई महँगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनको पैसा मार्केट से वापस लेना होता है सिस्टम से, ताकि ठहराव आए अर्थव्यवस्था में और चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन उसके सेम टाइम पे ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ते हैं। लोग पैसा नहीं लेंगे बैंकों से क्योंकि महँगा हो जाएगा, तो व्यवसाय में नहीं डालेंगे, तो वहाँ पे व्यवसाय नहीं होगा, तो उसके बाद से जॉब कट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों? सो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऑफ कोर्स अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ-साथ कंपनियों की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सारे कारणों में इसका मेन आता है कट जॉब पे। तो जब डेफिसिट बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा कंपनी का, अगर पहले कोई कंपनी ₹100 कमाती थी, आज अगर वो ₹80 कमाने लगती है, लेकिन उसके खर्चे उतने ही हैं, उसके प्रॉफिट से ₹20 कम हो गए, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं? अपना कॉस्ट कम करने की बात करते हैं। कॉस्ट कैसे कम होगी? या तो उसका जो फिक्स्ड बिल है वो कम नहीं हो सकता, जो वेरिएबल बिल्स हैं बिज़नेस का वही कम हो सकता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी आप कम यूज़ करोगे, नौकरी में अगर आप 10 लोगों से काम कराते थे, तो कोशिश करोगे कि मैं वही काम 9 लोगों से कराऊँ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, जब प्रोडक्शन की जो कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी, तो ऑफ कोर्स जॉब पे कटौतियाँ आएँगी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जॉब सस्टेनेबिलिटी की यहाँ जो बात हो रही है, तो बेरोज़गारी की जो दर है वो बढ़ जाती है इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, जॉब सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं रहती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है और बेरोज़गारी का दर बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके ऊपर सारी चीज़ें होती हैं।
तो अभी हम आगे बात करेंगे फूड इन्फ्लेशन, अर्बन एरिया का जो हमने बताया था आपको। तो अगर हम खाद्य की अगर बात करते हैं, जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, उनमें 9.6 चला गया है अर्बन का फूड इन्फ्लेशन। तो जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे सब्जियाँ, फल, मुख्यतः रूप से ये सारी चीज़ें आती हैं जो डेली हम लोग खाने-पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जो रिसेंट डेटा आया उसमें सब्जी और फलों के दाम तो 40% तक बढ़े हैं, और इसके अलावा जो खाद्य तेल हैं, उनके भी प्राइसेज़ काफ़ी ड्रास्टिकली बढ़े हैं। ये डेटा अभी प्रेज़ेंट कर रहा है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन अर्बन एरिया में 9.6 चला गया है। जहाँ की अगर हम गाँव की बात करें, तो गाँव ग्रामीण एरिया में अभी 8.2 है, और ये 8.2 बहुत ज़्यादा है गाँव के हिसाब से। क्योंकि जनरली हमारा जो फूड इन्फ्लेशन होता है वो 6% के आस-पास होता है, वो भी शहरी एरिया में, और गाँव के एरिया में हमेशा वो 5 के आस-पास चलता है। तो इस बार का डेटा काफ़ी भयावह है, और इस पे डेफिनिटली आरबीआई को स्टेप लेने होंगे ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो अभी अगर हम देखें, तो इसमें क्या है, एसेंशियल आइटम्स जो होते हैं उनका क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का क्या है, महँगाई दर, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम आवश्यक वस्तुओं की बात करें, तो महँगाई दर जो है उसमें 6.3% है शहर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में 5.8 है। तो ये आपका हो गया एसेंशियल आइटम का। अभी हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम्स जो है उनका 5.7 है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 5.2 है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब वो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है। ये नॉन एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स हैं, जो डे टू डे के यूज़ में नहीं आते हैं, वो सारे जो हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अभी आरबीआई का इसको क्या रिस्पॉन्स होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए, उस पे डिस्कशन करते हैं। तो आपने सुना होगा रेपो रेट, अगर आपको पता होगा, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको डेफिनिटली पता होगा। तो आरबीआई जब भी महँगाई बढ़ती है, तो सबसे पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी करती है। तो रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों के लिए लागत जो होती है, उपभोक्ताओं के लिए लोन महँगे हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऐसे ही थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप रेपो रेट बढ़ाते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि रेपो रेट 0.25 से बढ़ गया, 0.5 से बढ़ गया। तो वो वही चीज़ है, अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ाता है, तो लोन महँगे हो जाते हैं, और लोन अगर महँगे हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें जो भी आप लोन से लिंक्ड हैं, वो सारी चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे आप फ़ोन लेने जाते हैं, आप पहले अगर आईफ़ोन अगर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, 1500 या 1800 पर मंथ की, आप 36 मंथ की किस्त बनाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, अभी वो चीज़ महँगी हो जाएगी। अगर अभी आपको आपका क्रेडिट कार्ड 1.15 पे दे रहा है पर मंथ, अगर आप देखते हैं, तो वो बढ़ के 1.3, 1.35 पे पहुँच जाएगा। तो जो आपको 1800 की किस्त थी, वो किस्त बढ़ के आपकी अभी 2100-2200 की हो जाएगी। तो बेसिक और आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है पॉलिसी चेंजेस को लेकर, तो अभी जो पुरानी हमारी लास्ट आरबीआई का जो डिस्कशन था, उसमें उन्होंने कुछ बोला था कि उसमें हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं, रेपो रेट में वो सेम रहने वाला है। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है, जो अभी डेटा आया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति अपनाएगी, जैसा मुझे लगता है, और उसमें ऑफ कोर्स वही होगा, ब्याज दरों को बढ़ाना शामिल होगा ही होगा, तभी जाके महँगाई को ये कम करने में मदद होगी, और इससे आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल सारी चीज़ें उसी से लिंक्ड होती हैं। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो डेफिनिटली अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो निवेश में कमी आ जाएगी। वो निवेश, कोई भी मार्केट में बाहर से इन्वेस्टर जो है वो उस मार्केट में निवेश करने से कतराते हैं। अगर ऐसा होता है, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई विकास और मुद्रास्फीति का संतुलन बनाने के लिए हमेशा नए-नए रिफॉर्म्स लेके आती रहती है। कई बार इसके ऊपर काफ़ी सारे डिसीजंस आते हैं, जिसके बेस पर देश की जो महँगाई है वो भी ना बढ़े, ताकि और साथ के साथ अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छे से चलती रहे। तो ये सारी चीज़ें करती रहती है गवर्नमेंट हमारी आरबीआई की मदद से। तो अब इसमें स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया कि महँगाई भी कम करनी है, वो भी लक्ष्य है, और ग्रोथ भी कंट्री की ना रुके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाने होंगे, जो बेसिकली महँगाई को भी नियंत्रित करे और विकास को भी बढ़ावा दे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ जो है आरबीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है इकोनॉमी के अंदर, ताकि चीज़ें बैलेंस तरीके से चलती रहें। तो अब हम अगर बात करें, तो इसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होते हैं, तो बेसिकली अगर लंबी अवधि तक अगर ये चलती रही महँगाई, तो उसका क्या होगा, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर, के विकास पर नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट से मतलब यहाँ पे रिसेशन की है। अगर हम देखें कंटिन्यू, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो महँगाई की वजह से नीचे जाती जा रही है, तो ऑफ कोर्स सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया। उसमें क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी उपभोक्ताओं की तरफ से, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, निवेश नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें इसी चीज़ को, तो महँगाई दर हल्की कमी की संभावना होती है अगर कुछ महीने में। अगर इसको हम दूसरे तरीके से बात करें, तो यहाँ बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी शॉर्ट टर्म में उसके इम्पैक्ट दिखने चालू हो जाएँगे, अगर आरबीआई इसके ऊपर कठोर कदम लेती है, तो ऑफ कोर्स 1 क्वार्टर के बाद उसके सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अगर हम बात करें, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, या फिर जो डिमांड है, वो सारी चीज़ें कहीं हद तक कंट्रोल होने की कोशिश में लग जाती हैं, जब आरबीआई काफ़ी सारे अपने इसके ऊपर रिफॉर्म से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। अगर हम इसमें बात करें अडॉप्टिंग राइजिंग प्राइस, तो उसमें क्या है कि जो उपभोक्ता है, वो महँगाई के बढ़ते हुए स्तर से निपटने के लिए अपने वित्तीय व्यवहार में चेंजेस लाते हैं। चेंजेस बेसिकली ऑफ कोर्स लाएँगे ही लाएँगे, बिकॉज़ जो इम्पल्सिव बाइंग होती थी, वो सब चीज़ों पे लोग कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। ऑफ कोर्स करना भी चाहिए। अगर हम बात करें, तो ओनली एसेंशियल चीज़ें खरीदना लोग चालू करते हैं, और अपना जो स्पेंड है, वो ओनली जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उसी के ऊपर वो लोग स्पेंड करते हैं, और उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। फाइनेंशियल बेसिकली प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें करनी चाहिए उस टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, तो अपने खर्चों का पूरा-पूरा ब्यौरा बनाना, ठीक है? अपने बजट को पूरा प्राथमिक तरीके से उसको प्रिपेयर करके उसी हिसाब से खर्च करना। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 25,000 सैलरी है, तो आपका 25,000 का पूरा आप डे 1 पे बैठ के पूरा ब्रेकअप बनाते हैं कि इतना मेरा रेंट जाएगा, इतना मेरा बाइक का इंस्टॉलमेंट जाएगा, इतना मेरा ओवरऑल बच्चे का फीस जाएगा, इतना मेरा ग्रोसरी का जाएगा, एंड बचे हुए पैसे को आप रखते हैं अपने पास, ताकि आपको किसी आपातकालीन स्थिति में आपके पास हमेशा पैसा रहे। जबकि मार्केट जब ठीक चल रही होती है, मार्केट में कैश फ्लो बेटर रहता है, तो उस टाइम पे मार्केट में डिमांड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, महँगाई कम है, तो ऑफ कोर्स आप उतने पैसे जो मैंने आपको बताया, उसमें से थोड़े पैसे आपको और एक्स्ट्रा बचते, जो आप और किसी अपनी डिज़ायर्स पे खर्च कर सकते थे। लेकिन अभी जो आपकी मंथली ग्रोसरी फॉर एग्ज़ाम्पल 6,000 की आती थी, आज वो 6,500 की आएगी, बिकॉज़ 40% सब्जियों के प्राइस बढ़ गए हैं। इसी तरीके से हर कमोडिटी के प्राइसेज़ बढ़ने की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमने इसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हमने बात की एज़ अ कंज्यूमर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये पूरी जानकारी देखी, और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। शुक्रिया। थैंक यू।